अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग फर्स्ट ईयर बायोलॉजी शुरू करने लगे हैं। इसका चैप्टर टू का नेम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अच्छा, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आपके एनुअल पेपर में से एक एमसीक्यूज आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से वो भी एक है और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो भी एक ही है। लेकिन फिर भी ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे तो ये चैप्टर है बायोकेमिस्ट्री का, इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। वैसे इस चैप्टर की जो पेयरिंग है सेकंड चैप्टर की वो होगी 8 चैप्टर के साथ। तो लॉन्ग क्वेश्चन की ये पेयरिंग बता रहा हूँ, ये आपके लिए अटेम्प्ट करना भी आसान है क्योंकि 8 चैप्टर आसान भी है और छोटा भी है। चैप्टर शुरू करते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। सबसे पहले तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? देखिए, बायो का मतलब हो गया लाइफ, ठीक है। मॉलिक्यूल्स का आपको पता है कि एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं और मॉलिक्यूल जो है वो एक इंडिपेंडेंट यूनिट होता है। मैटर का एक ऐसा यूनिट होता है जो आज़ाद रह सकता है, जैसे H2O एक मॉलिक्यूल है पानी का। अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कौन से मॉलिक्यूल हैं? वो मॉलिक्यूल जो कहाँ पाए जाएं? ऐसे मॉलिक्यूल जो जानदारों के अंदर हो, हम उन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। और इस चैप्टर में हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ही स्टडी करने हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन, ये सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैं। हम ये पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है ये। सबसे पहले जब हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। ये बायो की एक ब्रांच है जिसको क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री। सो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट, यानी जो केमिकल अज्जा है उनकी स्टडी, एंड केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो बच्चों, जो बायो है इसमें आप स्टडी किसकी करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म की, यानी जानदारों की स्टडी करते हैं। और दूसरी तरफ जो केमिस्ट्री है इसमें आप किसकी स्टडी करते हैं? इसमें आप स्टडी करते हैं केमिकल रिएक्शंस की, ठीक है। इसी तरह जो केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। अब आप दोनों को मिला दें, बायो और केमिस्ट्री को मिला दें, जानदारों के अंदर रिएक्शंस की स्टडी करें, तब जो ब्रांच बनेगी उसको हम कहेंगे बायो केमिस्ट्री। वो बायोकेम हो जाएगी। ये इल्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बायोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए बायोकेमिस्ट्री इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि बायोकेमिस्ट्री पढ़ के हमें 2 चीज़ें पता चलती है। एक चीज़ हमें पता चलती है जानदार की फिजियोलॉजी, और दूसरी चीज़ हमें पता चलती है एनाटॉमी। सो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को समझने के लिए बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज ज़रूरी है। फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी होती है जानदार के फंक्शंस की स्टडी, जैसे दिल कैसे काम कर रहा है, आंख कैसे काम करती है, मैदा कैसे काम करता है। अब ज़ाहिर बात है ये जो सारी चीज़ें हैं इनका जो काम करना, यानी इनकी जो फिजियोलॉजी है उसके अंदर क्या होते हैं? रिएक्शन। मिसाल के तौर पे हम ये देख रहे हैं जी ब्रेन कैसे काम कर रहा है, वी आर स्टडिंग फिजियोलॉजी ऑफ ब्रेन। अब ब्रेन के अंदर क्या हो रहा होता है बच्चों? रिएक्शंस। तो आपको ब्रेन को समझने के लिए आपको ब्रेन के रिएक्शंस समझने पड़ेंगे। इसलिए मैंने बोला कि बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज बहुत ज़रूरी है फिजियोलॉजी को समझने के लिए। इसी तरह एनाटॉमी को समझने के लिए भी ज़रूरी है। एनाटॉमी हम कहते हैं बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी, किसी जानदार की जो बॉडी के अंदरूनी स्ट्रक्चर्स हैं उनकी स्टडी। अब ज़ाहिर बात है इंटरनल स्ट्रक्चर्स के अंदर भी बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, उनसे चीज़ें मिलकर बनती है। सो इसलिए हमें ये 2 ब्रांचेस समझने के लिए बायोकेमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है। जैसे 1-2 मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप पढ़ रहे हैं प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अब पिछली क्लासेस में आप पढ़ के आए हैं कि ये जो फोटोसिंथेसिस है ये क्या है? ये एक केमिकल रिएक्शंस का मजमूआ है। तो आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। इसी तरह आप 10th की बायोलॉजी में पढ़ के आए हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में भी आपको पता है ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो रिएक्शन होते हैं। इसी तरह डाइजेशन आप पढ़ें, उसमें भी सेम यही चीज़ है। सो कहने का मतलब ये है कि जानदार के अंदर मौजूद होते हैं बायो मॉलिक्यूल्स,
वो फिर उनके रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शन से लाइफ चलती है। अगर हमारे अंदर होने वाले रिएक्शंस रुक जाए, हम 1 मिनट भी सांस ना ले सके, हमारी डेथ हो जाएगी। और जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनकी 2 बड़ी किस्में होती है। जानदारों के अंदर जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जिनको हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, वो 2 तरह के हो सकते हैं। वो हो सकते हैं ऑर्गेनिक या वो हो सकते हैं इनऑर्गेनिक। अब बच्चों आपको पता है कि ऑर्गेनिक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन भी हो, जिसमें हाइड्रोजन भी हो, और इनऑर्गेनिक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों इकट्ठे ना हो। अब कुछ मिसालें देता हूं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जानदारों में कौन कौन से होते हैं? जानदारों के अंदर होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट, हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं कार्बोहाइड्रेट। लिपिड होते हैं, हम लिपिड भी स्टडी करेंगे। प्रोटीन होते हैं, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरह बच्चों डीएनए वगैरह, आरएनए वगैरह, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। और जानदारों के अंदर जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं उनमें शामिल है वाटर, CO2 वगैरह। ये 2 इंतहाई अहम इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता है वाटर है। सो ये हो गई बायोमॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन। इसके अलावा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर एसिड्स वगैरह भी होते हैं जो हमारी बॉडी में है, जैसे HCl हमारी बॉडी में होता है, कुछ बेस भी है, कुछ साल्ट्स वगैरह भी है। ये सारे भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं 2 सेल्स को। एक हमारे पास है मैमल का सेल। मैमल जो है वो जानदार होते हैं जिनकी मादा दूध देती है। ऐसे जानदार जिनमें फीमेल के पास क्या होता है, जो फीमेल होती है उसके पास मैमरी ग्लैंड होते हैं। मैमरी मतलब ऐसा ग्लैंड जो मिल्क प्रोड्यूस करे, जैसे कि इंसान भी मैमल्स हैं और वो जानदार जो हम मवेशी पालते हैं वो भी मैमल्स हैं। अब हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं मैमल्स के सेल को और एक बैक्टीरिया के सेल को। सो बच्चों ये कंपैरिजन देखिए, ये कुछ मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं बायोमॉलिक्यूल। ये बैक्टीरियल सेल है और ये मैमल के सेल है, और दोनों में परसेंटेज देखिए कि कौन सा मॉलिक्यूल कितने % होता है वेट के हिसाब से। वाटर ये बैक्टीरिया में 70% है, मैमल में भी 70%, यानी हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मॉलिक्यूल वाटर ही होता है। इसके बाद प्रोटीन को अगर हम देखें, जैसे गोश्त वगैरह जो होता है ये प्रोटीन का बना हुआ होता है इंसानों के अंदर। बैक्टीरिया में 15% है, मैमल में थोड़ा ज़्यादा है 18%। फिर कार्बोहाइड्रेट 3% एंड मैमल में 4%। फिर लिपिड आपने याद रखना है 2% और मैमल्स में 3% है। यानी ये जो तीनों चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, ये तीनों जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, ये किस में ज़्यादा है? ये मैमल में ज़्यादा है तीनों। उसके बाद ये डीएनए और आरएनए, ये न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए सिर्फ राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये दोनों बैक्टीरिया में ज़्यादा है। बैक्टीरिया में डीएनए 1% है, मैमल में 0.25, और बैक्टीरिया में आरएनए 6%, मैमल में 1.1। फिर कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जैसे एंजाइम और हार्मोन और कुछ मेटाबोलाइट वगैरह, ये दोनों में 2% है। और आखिर पे जो इनऑर्गेनिक आयन है जैसे सोडियम का आयन, पोटाशियम का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, ये भी दोनों में 1% है। यहाँ से अमूमन जो चीज़ आती है वो आता है MCQs, शॉर्ट लॉन्ग कम ही आता है, इसको आपने MCQs के लिए याद रखना है। इसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स डिपेंड अपॉन एबिलिटी। सर्वाइवल का मतलब होता है जिंदा रहना, यानी ये जानदार का जिंदा रहना डिपेंड करता है टू टेक सम मटेरियल, कि वो कुछ मटेरियल माहौल से ले एंड मेक बॉडी सब्सटेंसेस, और उनसे बॉडी की सब्सटेंसेस बनाए। मिसाल के तौर पे आपने फूड खाई, ठीक है, ये फूड क्या होगी, आपकी बॉडी के अंदर आके डाइजेस्ट होगी, और डाइजेस्ट होने के बाद आप इससे क्या हासिल करेंगे? 2 चीज़ें, या इस फूड से आप एनर्जी हासिल कर लेंगे जिससे आप जिंदा रह पाएंगे, या इस फूड से क्या बना लेंगे? बॉडी मैस, अपने जिस्म के अंदर इस फूड को जमा कर लेंगे, यानी आपका जो वेट गेन होगा वो फूड की वजह से होगा। तो अगर आप ये चीज़ नहीं कर सकते, यानी माहौल से मटेरियल लेके उनको बॉडी का हिस्सा नहीं बना सकते, तो इसका मतलब है कि आप डेड हो जाएंगे।
तो ये चीज़ ज़रूरी है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है कन्वर्जन या कह ले इंटर कन्वर्जन। एक मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे में बदला जाता है। मसलन जो आपने फूड खाई, गोश्त ही समझ ले, गोश्त आपने खाया, गोश्त के अंदर क्या होगा, प्रोटीन होगी। पहले तो उस प्रोटीन को आप डाइजेस्ट कर लेंगे अमाइनो एसिड में, आपके मैदे के अंदर वो डाइजेस्ट हो जाएगी। फिर अमाइनो एसिड आपके दोबारा से जज़ब हो जाएंगे ब्लड के अंदर, फिर ब्लड के अंदर अमाइनो एसिड वो जाके दोबारा आपकी बॉडी के अंदर आएंगे और बॉडी में उन अमाइनो एसिड को जोड़ के दोबारा से प्रोटीन बन जाएगी। अब ये सारा कुछ क्या है, ये सारा कुछ होता है रिएक्शंस। प्रोटीन को तोड़ना है अमाइनो एसिड में रिएक्शन, प्रोटीन को दोबारा से अमाइनो एसिड को दोबारा से जोड़कर प्रोटीन बनाना है रिएक्शन। पौधों ने फोटोसिंथेसिस बनाई रिएक्शन, हमने किसी चीज़ को देखा हमारी आंख के अंदर रिएक्शन, ब्रेन ने कुछ सोचा ब्रेन के अंदर रिएक्शन, हार्ट काम कर रहा है हार्ट के अंदर रिएक्शंस। यानी आप कह सकते हैं कि जानदार के अंदर क्या हो रहे हैं, सीजलेस केमिकल रिएक्शन। सीजलेस केमिकल रिएक्शंस का मतलब है ख़त्म ना होने वाले रिएक्शन, क्योंकि जैसे रिएक्शन ख़त्म हो जाएंगे मतलब इंसान भी ख़त्म, जानदार भी ख़त्म। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन है मेटाबॉलिज्म की, ऑल केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। जानदार की बॉडी में जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं उन सबको कलेक्टिवली हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म, सारे रिएक्शन। अच्छा, ये मेटाबॉलिज्म के रिएक्शन दो तरह के होते हैं, तो आप इनको दो में डिवाइड कर लें। एक रिएक्शन होते हैं कैटाबॉलिज्म के रिएक्शन, जिनको आप कैटाबॉलिक रिएक्शन भी कह सकते हैं। दूसरे होते हैं एनाबॉलिज्म के रिएक्शन, यानी कि एनाबॉलिक रिएक्शन। अब कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, कैटाबॉलिज्म में ये होता है कि एक बड़ा मॉलिक्यूल है आपके पास, उस बड़े मॉलिक्यूल को तोड़कर आपकी बॉडी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तकसीम कर देती है। कैटा मतलब तोड़ना, तो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि लार्जर मॉलिक्यूल, जो बड़े मॉलिक्यूल है उनको क्या किया जाता है, उनको ब्रोकन डाउन किया जाता है। तो ऐसे तमाम रिएक्शन जिनमें लार्जर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया जाए वो कैटाबॉलिज्म के रिएक्शन है, यानी वो कैटाबॉलिक रिएक्शन है। एनाबॉलिज्म इसके उलट है, इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स को मिला के क्या बनाया जाता है, लार्जर मॉलिक्यूल। इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल को जोड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया जाता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल भी दोनों की देता हूँ। कैटाबॉलिज्म रिएक्शन की हमारे पास मिसाल है डाइजेशन। क्या मिसाल है, डाइजेशन। डाइजेशन यानी खुराक को आपकी बॉडी को तोड़ना। आपने 10th में पढ़ा है कि ग्लूकोज जो आप खाते हैं C6H12O6 आपकी बॉडी में जाके ऑक्सीजन के साथ मिलके वो टूट जाता है, CO2 बनता है, प्लस H2O एंड प्लस एनर्जी निकलती है। यानी ये जो कैटाबॉलिक रिएक्शन है इनमें क्या होता है बच्चों, इनमें होती है रिलीज ऑफ एनर्जी, इनमें एनर्जी रिलीज होती है। दूसरी तरफ ये जो एनाबॉलिक रिएक्शन है इसकी भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इसकी एग्जांपल है भाई फोटोसिंथेसिस। याद है ना फोटोसिंथेसिस, उसमें क्या होता है, दो छोटे मॉलिक्यूल है CO2 और दूसरा छोटा मॉलिक्यूल है H2O, दोनों मिले, इन्होंने मिलके बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया C6H12O6 और साथ ऑक्सीजन भी रिलीज हुई। और इसके अंदर आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, यानी एनर्जी रिक्वायर होती है। तो एनर्जी का फ़र्क भी लिखे कि इसके लिए एनर्जी चाहिए, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए आपको क्या चाहिए, सनलाइट एनर्जी। और इसलिए यानी एंड पे आप ये याद रखें कि सारे जानदार ये काम कर रहे हैं। इसी तरीके से वो लिपिड बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, कभी उनको तोड़ना भी पड़ता है यानी कैटाबॉलिज्म भी करते हैं, कभी उनको दोबारा से जोड़कर बॉडी का हिस्सा भी बनाना पड़ता है, एनाबॉलिज्म भी करते हैं। अगर वो ये सब नहीं करेंगे वो जिंदा नहीं रह सकते। तो आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।